डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फिनोल की रिएक्शंस में 1 to 11 जो है ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके थे और 12th नंबर पर देखते हैं रेमन टेमन रिएक्शन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें हम 2 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं। तो फिनोल की जो ये रिएक्शन है ये हम करेंगे क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है आपको याद होगा, CHCl3। और ये रिएक्शन जो करेंगे वो अल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में करेंगे। NaOH ले लेते हैं और इसमें टेम्परेचर 340 केल्विन भी आपको याद रखना है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये यहाँ पर OH के ऑर्थो पोजीशन पर आपको लगाना है। यहाँ बेंजीन से आपको H लेना है और क्लोरोफॉर्म से Cl। तो HCl जो है यहाँ से अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या ग्रुप लग जाता है वो देख लीजिए। ये फिनोल जो है अभी ऊपर H भी लगाना है और यहाँ से आपने H लिया और Cl, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CHCl2 जो है ये ग्रुप जो है यहाँ पर लग जाएगा। और जो H और Cl निकाला है, H तो OH के साथ और Cl Na के साथ, तो यहाँ पर NaCl और माइनस वाटर जो है ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। इससे रिएक्शन आपको लगेगा कि बैलेंस हो गई है। और NaOH का एक मॉलिक्यूल आपको और लेना है, तो एक NaOH यहाँ पर H को रिप्लेस कर देगा और H और OH और एक वाटर जो है यहाँ पर और निकल जाएगा और यहाँ ऊपर जो है ONA हो जाएगा OH की बजाय। तो ये जो कंपाउंड बन गया है इसकी फर्दर जो है आपको 2NaOH से हाइड्रोलिसिस करनी है और 2NaCl जो है वो आपको निकाल देने हैं। तो इन दोनों Cl की जगह NaOH का OH जो है वो लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप देख लीजिए। ONA और CH के साथ जो दोनों Cl हैं वहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। इस टाइप से ये एक अनस्टेबल सा प्रोडक्ट बनेगा और इसमें से आपको हीट करके आगे वाटर जो है वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा वो देख लीजिए। ये ONA तो रहेगा ही और यहाँ से जब वाटर जो है माइनस कर देंगे तो यहाँ पर CHO जो है वो लगा रह जाएगा। उसके बाद ये Na को भी आपको हटाना है, तो ये आप डिल्यूट HCl से ऐसा कर सकते हैं और NaCl जो है वो माइनस कर देंगे तो Na की जगह पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। और जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा वो देखिए, तो वो OH और CHO। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत पैरा भी बनता है लेकिन मेनली जो है वो ऑर्थो ही बनता है। और इसका जो दूसरा कॉमन नेम है वो क्या है, सैलिसिलएल्डिहाइड। इसमें खाली ऑर्थो ही क्यों बनता है, पैरा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बनता, ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो इसका रीज़न भी हम आपको आगे बताएंगे। आगे इस रिएक्शन का B पार्ट देखते हैं। तो हम दोबारा से फिनोल ले लेते हैं इस तरीके से और पहले हमने क्लोरोफॉर्म ऐड किया था, अब की बार हम ऐड करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये पहले की तरह बेसिक मीडियम में NaOH और टेम्परेचर वही रहेगा 340 केल्विन। और ये CCl4 आपको यहाँ पर लगाना है, यहाँ से आपको H लेना है और CCl4 से Cl, तो H OH के साथ जाएगा और Na के साथ जाएगा Cl, तो माइनस NaCl माइनस वाटर जो है आप लिखेंगे। और आपको याद है कि एक NaOH और लेना है जो फिनोल के H को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर 2 वाटर अगर आप लिखते हैं तभी ये रिएक्शन बैलेंस हो पाएगी और फिनोल का OH भी Na से रिप्लेस हो जाएगा। और ये जो CCl4 है ये ऑर्थो पोजीशन पे आपको लगाना है, वहाँ से H और यहाँ से Cl माइनस करके, तो ये आप क्या लगा पाएंगे, यहाँ पर CCl3 लग जाएगा। तो पहले यहाँ पर CHCl2 था, तो अब 3 जो है Cl हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 3NaOH लेंगे और 3NaCl जो है वो माइनस करेंगे। तो इन तीनों Cl की जगह NaOH के OH जो है वो लग जाएंगे। तो क्या प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनने वाला है वो देखिए। ऊपर तो ONA ही है और ये जो तीनों Cl हैं इन तीनों की जगह पर क्या लगेंगे, OH जो NaOH से लिए हैं। और इस तरह से ये एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है। और आपको याद है कि इसको आगे हीट करके क्या करना है, आपको वाटर जो है वो रिमूव करना है। तो वाटर रिमूव करने से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ONA और यहाँ पर जो है COOH, तो COOH जो है ये जो है बनता है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, Na को हटाने के लिए आप डिल्यूट HCl लेंगे, माइनस NaCl करेंगे तो Na की जगह पर यहाँ पर H आ जाएगा और जो फाइनल प्रोडक्ट जो है ये बन जाएगा OH और COOH। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें अब बेंजोइक
बेंजोइक एसिड है, पहले वाले रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड था। और इसका जो कॉमन नेम है, एक और कॉमन नेम वो है सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि अगर आप क्लोरोफॉर्म से कर रहे थे तो आपका सैलिसिल्डिहाइड बना था, और अगर CCl4 से करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। इस रिएक्शन के ए पार्ट में जो प्रोडक्ट बना था तो वो आपको याद होगा कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड था, जिसको सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था कि ये ऑर्थो ही क्यों बनता है, हालांकि पैरा बनता है लेकिन वो बहुत कम अमाउंट में बनता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख देते हैं, ये ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है ये आपको जानना है। तो ये जो OH है ये हमने इस तरीके से लिख लिया, और जो CHO है, CHO का स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है CHO। तो यहाँ H और O में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। इसको चीलेशन बोलते हैं। चीलेशन मीन्स कि एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। ये रिंग चीलेशन ऑफ ऑर्थो आइसोमर ही होता है। हालांकि इसमें मैंने आपको बता दिया कि पैरा आइसोमर भी बनेगा, लेकिन उसकी चीलेशन नहीं होती है और वो स्टेबल नहीं होता। तो ये एक रीज़न है जो आपको जानना था कि ऑर्थो जो प्रोडक्ट है, इस केस में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इतना ज़्यादा क्यों बनता है। और आपको एक बात ये भी नोट करनी है इस रिएक्शन में कि ये एक किस टाइप की रिएक्शन है, इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। तो इसमें याद रखना है आपको, ये आपको देख लिया था आपने कि जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन की थी तो वो NaOH की प्रेजेंस में की थी, मींस की अल्कलाइन मीडियम में। तो उसमें OH का क्या रोल है वो देखना है। जब OH क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है तो यहाँ से HOH मीन्स वाटर जो है वो निकाल देता है, और CCl3 जो है वो बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जब H पॉजिटिव निकलेगा तो CCl3 क्या होगा, नेगेटिव जो है वो बच जाएगा HOH निकालने के बाद। ये जो CCl3 नेगेटिव आयन होता है, इसमें से फिर से Cl नेगेटिव जो है वो निकल जाता है, और यहाँ पर बनता है CCl2। इसके पास एक लोन पेयर रहता है। हालांकि ये जो CCl2 है यही एक अटैकिंग रिएजेंट है, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। और आपको याद रखना है कि ये एक क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऐसा कई बार MCQ वगैरह में पूछा जाता है कि ये जो रिएक्शन है रेमन टेमन रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है। तो आपका आंसर रहेगा कि ये होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें अटैकिंग रिएजेंट भी एक आध बार कंपटीशन वगैरह में पूछा गया है कि इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या रहता है, तो उसका आंसर होता है डाइक्लोरोकार्बीन। और ये CCl2 जो है ये लोन पेयर के साथ ऐसे आपको शो करना है। तो अगर आप मैकेनिज्म इसका स्टडी करते हैं किसी बुक से तो उसमें आपको ये अटैकिंग रिएजेंट जो है CCl2 जो है डाइक्लोरोकार्बीन ये दिखाई देगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन 13 नंबर पर। ये है रिएक्शन विद थैलिक अनहाइड्राइड। तो क्या आपको थैलिक अनहाइड्राइड का फार्मूला पता है? थैलिक एसिड का तो पता ही होगा, जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या होता है, 2 COOH ग्रुप होते हैं। अगर उसमें से आप वाटर निकाल दें तो क्या बन जाता है, थैलिक अनहाइड्राइड बन जाता है, COO इस टाइप से। तो ये थैलिक अनहाइड्राइड की रिएक्शन हमें फिनोल से करनी है। तो थैलिक अनहाइड्राइड को थोड़ा ऐसे बड़े साइज में हम लिख लेते हैं। इसमें CO जो होता है ऐसे डबल बॉन्ड से लगा होता है, और ऐसे ही एक नीचे CO होता है। ये आपने देखा कि थैलिक एसिड से बनाया जाता है। तो इसकी रिएक्शन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करनी है फिनोल के साथ, और उसको हीट करके उसमें से वाटर भी रिमूव करना है। तो ये फिनोल जो है ये कहाँ लेना है, ये मैं यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ इस टाइप से। तो इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनोल लेने हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर जब फिनोल हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर H तो होता ही है और हर बेंजीन के हर कॉर्नर पे H होता है, तो यहाँ से आपको H2O निकालना है। तो ये H2O या तो लास्ट में लिख दीजिए, या मैं यहीं पर -H2O करता हूँ और ये प्रोडक्ट बना देता हूँ। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट बनेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये आप देख लीजिए, ये CO, ये C और O। यहाँ पर 2 फिनोल के मॉलिक्यूल ऐसे नीचे की तरफ हैंग हो जाते हैं इस टाइप से। तो ये मैं ऐसे बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये प्रोडक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है, और इसको ऐसे फिनोल पैथेलिन लिखते हैं, इसको बोलते हैं फिनोप्थलीन। ये नाम आपने सुना होगा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो फिनोप्थलीन जो है दैट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जैसे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, तो आपको याद होगा कि फिनोप्थलीन जो है बेसिक मीडियम में पिंक कलर और एसिडिक मीडियम में कलरलेस होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको लर्न करनी है।
नेक्स्ट रिएक्शन 14 नंबर पर देखते हैं रिडक्शन, और इसको बोलेंगे हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो फिनोल की रिडक्शन कैसे होगी ये देख लीजिए। यहाँ पर हम इसमें सर्कल लगाने की बजाय इस तरह से बॉन्ड लगा देते हैं और ऊपर क्या लगाएंगे OH, और इसमें यहाँ पर हमें 3 हाइड्रोजन ऐड करना है और निकल की प्रेजेंस में करेंगे। 533 केल्विन इसमें टेम्परेचर रहेगा। तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पर एक H और एक H ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड हट जाएगा, और इस तरह से यहाँ पर एक H ऐड करेंगे तो बॉन्ड हट जाएगा, और इस तरह से यहाँ भी करेंगे तो कुल मिला के 6 हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाएंगे और ये तीनों बॉन्ड बीच में से हट जाएंगे। ये अगर आपने सर्कल लगाया है तो वो भी हट जाएगा, और इस टाइप से ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, और ऊपर OH लगा हुआ है तो इसका नेम होगा साइक्लोहेक्सेनोल। तो ये रिएक्शन भी कभी कभी एग्जाम में आती है, कन्वर्ट फिनोल इनटू साइक्लोहेक्सेनोल। तो इसमें आपको करनी पड़ती है रिडक्शन हाइड्रोजन सप्लाई करके, जिसलिए हम बोलते हैं इसको हाइड्रोजनेशन। तो इसके बाद हम 15th रिएक्शन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कपलिंग रिएक्शन। तो ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में फिनोल ऐड करने से होगी। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होगा, इस तरह से N इस तरह से बॉन्ड लगाकर ये Cl नेगेटिव और N पॉजिटिव, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, और इसमें हम फिनोल डालेंगे। इस तरीके से लिखेंगे कि ये बेंजीन के इस साइड में OH, और यहाँ H तो होता ही है, ये आपको पता ही है, और यहाँ से हम HCl माइनस कर देंगे, और ये फिनोल एसिडिक होता है। तो यहाँ पे हम बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन करने वाले हैं। ये वीकली अल्कलाइन मीडियम आपको यहाँ पे लिखना है, और बेस की pH जो है आपको पता है कि मोर देन 7 होती है, तो वो 9 से 10 pH इस केस में रहेगी। और HCl निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा वो आप देख लीजिए। यहाँ N और ये डबल बॉन्ड N, और इस तरह से दोनों बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ जाएंगी नाइट्रोजन के थ्रू बीच में, और ये डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर OH है, और साइड प्रोडक्ट एक HCl भी निकला है, वो भी आपको लिख देना है। ये OH को छोड़ के जो बाकी सारा है इसको एजोबेंजीन बोलते हैं, और इसके पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो इसको बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है कलर करने के लिए, तो ये ऑरेंज डाई भी आपको याद रखना है। और इसमें जो pH है ये खास तौर से याद रखना है कि ये एक बेसिक मीडियम है, तो pH जो है यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। और इस रिएक्शन को आपको याद रखना है कि फिनोल के टेस्ट के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल में जो लास्ट रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एसिड, या कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में फिनोल की ऑक्सीडेशन जब होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हालांकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2 जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह से ले लेते हैं, या क्रोमिक एसिड से आए। तो जब भी ऑक्सीडेशन आए फिनोल की तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन लगेगा, और ऑक्सीडेशन में एक ऑक्सीजन ऊपर भी लग जाएगा, पैरा पोजीशन पर ही लगेगा। तो इस तरह से डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ और यहाँ 2 ही जगह रहेंगे, 3 जगह नहीं। और इसका जो प्रोडक्ट का नेम है पैरा बेंजोक्विनोन, या सिंपली बेंजोक्विनोन भी लिख देते हैं। तो ये रिएक्शन भी CBSE बोर्ड एग्जाम में रिसेंटली आई हुई है, कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजोक्विनोन। तो ये इसमें आपको फिनोल की करनी है ऑक्सीडेशन, और प्रोडक्ट जो है आपको लर्न कर लेना है। इस तरह से ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिनोल की रिएक्शन 1 से लेकर 16 तक सब आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेनी है और अच्छे से लर्न भी करनी है। हमारा जो अगला टॉपिक है ये है डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। तो अल्कोहल और फिनोल के डिस्टिंग्विश करने के कौन कौन से टेस्ट होते हैं ये आपको नोट कर लेना है। एक तो होता है लिटमस टेस्ट, तो ये सबसे इजी टेस्ट होता है। आपको पता है कि फिनोल एसिडिक है और दैट टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, लेकिन अल्कोहल इतना एसिडिक नहीं है कि वो ब्लू लिटमस को रेड कर सके। तो इस सिंपल टेस्ट से भी अल्कोहल और फिनोल की पहचान हो जाती है। और दूसरा जो है रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड है। तो आपको पता है कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है वो फिनोल के साथ रिएक्ट करके ब्लू या वायलेट कलर देता है। इसकी रिएक्शन हमने आपको पहले करा रखी है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक फिनोक्साइड। तो लेकिन अल्कोहल ऐसा कोई कलर नहीं देता है, तो ये भी आप टेस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और एक अभी आपने रिएक्शन किया है कपलिंग रिएक्शन, तो फिनोल की वो रिएक्शन किसके साथ थी? डाइज़ोनियम साल्ट के साथ इन वीकली बेसिक मीडियम। तो ये जरूर याद रखना है टू फॉर्म ऑरेंज कलर एजोडाइज, तो उसको एजोडाई बोलते हैं जिसमें बीच बीच में नाइट्रोजन होता है। लेकिन अल्कोहल जो है इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं देता, तो ये भी आपको याद रखना है। एक ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी हमने आपको पहले रिएक्शन करा रखी है। फिनोल जब ब्रोमीन वाटर से मीन्स Br2 और H2O की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बन जाता है। तो इस टाइप से ये रिएक्शन ऐसे जब प्रोडक्ट बनता है तो वो यहाँ पर Br और Br
और इधर एक और Br। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनता है और उसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी आप फिनोल को अल्कोहल से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं यूजेस ऑफ फिनोल। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो फिनोल कहाँ कहाँ काम आता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स लाइक एस्प्रिन, सेलोल, सैलिसिलिक एसिड वगैरह, इन सब को बनाने में, और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक बेकेलेट एक पॉलीमर होता है, और एक पिक्रिक एसिड भी आपने बना रखा है। फिनोक्सिन जो एज ए इंडिकेटर काम करता है, साइक्लोहेक्सेनोल, एजोडाइज, इन सब की प्रिपरेशन में फिनोल का यूज़ होता है। और एज ए एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर सोप्स में, लोशन में, इस तरह की चीज़ों में भी फिनोल का रहता है। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोल जो है वो अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो ऐसा क्यों है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, द ग्रेटर एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल देन अल्कोहल, अल्कोहल के कंपेरेटिवली कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा कि फिनोल की एसिडिक नेचर क्यों है। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, फिनोल एग्जिस्ट एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनते हैं वो आपको देखना है। तो फिनोल का फार्मूला क्या होता है? ऐसे बेंजीन, और यहाँ पर हम इस तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, सर्कल नहीं लगाना है आपको। OH और O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये भी आपको पता ही है। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर बना देते हैं इस टाइप से। तो ये बॉन्ड की पोजीशन जो है ऐसे चेंज कर देते हैं, जैसे आपने क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर पहले बनाए हैं उसी टाइप से बनाना है। और यहाँ पर जो है वो 2 लोन पेयर हैं। तो रेजोनेंस के लिए आपको क्या करना है, एक बॉन्ड ब्रेक करना है और एक बनाना है। तो इस बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर ले आते हैं और ये बाहर वाले अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह से जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा, थर्ड स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा ये देख लीजिए। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया है, इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ गया है, और ये बॉन्ड एज इट इज़ है। और ऊपर जो है O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो अभी दिखा दिया हमने यहाँ पर। और O के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और जो इस साइड इलेक्ट्रॉन आते हैं उस साइड नेगेटिव चार्ज हमने लगा दिया है। और आगे क्या करना है, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम आगे ब्रेक कर देते हैं और पीछे से बॉन्ड जो है वो बना देते हैं। तो अगला स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देख लीजिए। तो वो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये यहाँ पर जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे और नेगेटिव चार्ज, और पीछे वाला बॉन्ड बन गया है, आगे वाला ब्रेक हो गया है। बाकी सिचुएशन जो है एज इट इज़ है। और यहाँ पे आपको याद रखना था, जब सेकंड स्ट्रक्चर में जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आए थे तो यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इस टाइप से, और यो के पास ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ये हमारा अगला स्ट्रक्चर बन गया। तो ये स्ट्रक्चर की आपको नंबरिंग भी लगाने होते हैं, 1 2 3 4, और एक 5th स्ट्रक्चर और होगा। उसमें आप क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर कर देंगे और इस बॉन्ड को बाहर कर देंगे। तो इस तरह से अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा वो आप देख सकते हैं। ये बॉन्ड पीछे से बन जाएगा, आगे से ब्रेक हो जाएगा, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है इस टाइप से। और जो बॉन्ड पहले से हैं वो तो एज इट इज़ रहेंगे, और ये इस टाइप से OH जो है, O के पास एक लोन पेयर तो है लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी है। इस तरह से जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो ये 3rd 4th और 5th स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही आते हैं। तो आगे जब आप फिनोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, या आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिए हैं, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन वगैरह, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल आपको याद है कि ये ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता था। अभी हम फिनोल के एसिडिक करेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन स्ट्रक्चर में आप देखते हैं, ड्यू टू द रेजोनेंस इन फिनोल, ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। मींस कि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिससे H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाता है। तो वो कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से अभी तो आप नोट कर लीजिए, एज ए रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से ऑक्सीजन एटम एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 5 में से 3 जगह पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड स्ट्रांगली टुवर्ड इटसेल्फ। तो इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ये कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर लेगा, एंड हेल्प इन रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन एक्व सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है H पॉजिटिव जो है ये निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है ये इस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब अपनी तरफ खींचेगा तो इससे क्या होगा, H पॉजिटिव निकलना ईजी होगा, और वो OH
बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। और वो पॉजिटिव चार्ज आया किस वजह से है, ये रेजोनेंस की वजह से ऐसा हो पाया है। तो यहाँ पर हम फिनोल लिख देते हैं दोबारा से इस टाइप से, और ये यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड, और ये O और H। तो O और H के बीच में जो बॉन्ड है, तो आपको पता है कि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और यहाँ पर बनता क्या है, H पॉजिटिव तो इसमें निकल जाता है, और जो चीज़ बनती है वो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या है। तो वो यहाँ पर हम इस तरह से बना देते हैं, O के पास अब उस OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आ गए हैं, तो और बाकी 2 लोन पेयर उसके पास पहले से ही थे, और H के ऊपर पॉजिटिव आया है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या बन गया है, फिनॉक्साइड आयन। तो आपको कहना यही है शॉर्ट में कि फिनोल जो है H पॉजिटिव इजीली रिलीज़ कर देता है, क्योंकि फिनोल में जब रेजोनेंस होती है तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और H पॉजिटिव आयन जल्दी रिलीज़ होगा और बनेगा फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे एक बात जो ज़्यादा ज़रूरी है आपको बतानी है कि H पॉजिटिव आयन देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। तो ये यहाँ पे आपको नोट करना है, फिनॉक्साइड आयन आल्सो एग्जिस्ट एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो हमें मेनली फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो जरूर दिखाने हैं। अगर आप फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं भी दिखा पाए तो ये फिनॉक्साइड आयन बताना है आपको कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो अब देख लेते हैं फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। तो जैसे मैंने पहले बनाए थे उसी तरह से देखना है, और आपको फिनोल के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है उससे भी इसका कंपैरिजन करना है कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि इसके पास 3 लोन पेयर हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो तो आप इजीली बना पाएंगे, सिर्फ जस्ट आपको बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज करनी है। और ऑक्सीजन के पास इस तरह से ये 3 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे लेंगे और ये वाला पेयर जो है वो अंदर ले लेंगे। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या बना ये आप समझ सकते हैं कैसे बनेगा। ये वाला बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिया है और नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको अच्छे से ज़रूर दिखाने हैं यहाँ पर, और ये बाकी सिचुएशन हम इस तरह से कर देंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए हैं उसकी वजह से क्या हो गया है, डबल बॉन्ड आ गया है। और यहाँ पर जो है ये जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन देने से पॉजिटिव चार्ज आता है, मीन्स उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको आगे कर लेते हैं, इस बॉन्ड को आगे ब्रेक करते हैं और पीछे से बॉन्ड बना देते हैं। तो ये अगला स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और इधर बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर और ऊपर की सिचुएशन एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर 2 जो हैं लोन पेयर भी हैं और आगे क्या रहेगा इसका, ये बॉन्ड आप ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन का अंदर कर दीजिए, अंदर वाले को बाहर कर दीजिए। तो जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो कैसा बनने वाला है वो आप देख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज भी यहीं पर आएगा और बॉन्ड पीछे से बन जाएगा और ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है और यहाँ डबल बॉन्ड है ही, और ये इस तरह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है इट इज़ स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो फिनॉक्साइड आयन जो है इसकी रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज भी नहीं है और नीचे जो चार्ज है वो डीलोकलाइज है, मीन्स कि स्प्रेड हो जाता है। जबकि फिनोल में ऐसा नहीं था, वहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज रह जाता था रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, जो आप पहले देख चुके हैं। तो फिनॉक्साइड आयन की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा हैं और रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है। एच देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है फिनोल के कंपेरेटिवली ड्यू टू रेजोनेंस, और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है फिनोल से ज़्यादा स्टेबल है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें आगे आपको नोट करना है, वी ऑब्जर्व दैट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन फिनोल। फिनोल की बजाय फिनॉक्साइड आयन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हेंस फिनोल हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म स्टेबल फिनॉक्साइड आयन। इसलिए फिनोल जो है H पॉजिटिव रिलीज़ करके फिनॉक्साइड आयन जल्दी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता। अल्कोहल का यहाँ पर देख लीजिए, अल्कोहल जब H पॉजिटिव देगा तो RO नेगेटिव बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड आयन। ये तो बिल्कुल कम स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी नहीं होती है। तो यहाँ पर यही लिखा है, इन केस ऑफ अल्कोहल द एल्कोक्साइड आयन जो ये बना है formed after the release of H positive ion is less stable as there is no resonance।
क्योंकि इस केस में रेजोनेंस नहीं है। अगर आपको इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट में देना है तो आप ये कह सकते हैं कि फिनोल जो है वो क्या करता है, जल्दी से H पॉजिटिव रिलीज करता है और फिनोक्साइड आयन बन जाता है। फिनोक्साइड आयन ये है और वो स्टेबल हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। हालांकि अल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता। H देने के बाद जो एल्कोक्साइड आयन बनता है दैट इज़ नॉट स्टेबल बिकॉज देयर इज़ नो रेजोनेंस इन दिस केस। और आप फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस दिखा देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है तो फिर आपको फिनोल की रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर है जैसा हमने पहले आपको बताया था वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो कंक्लूजन यही निकलता है, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फिनोक्साइड आयन। आगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं जो फिनोल के एसिडिक करेक्टर से रिलेटेड है कि अगर उसके ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया जाए, कोई NO2CN या कोई भी ग्रुप, तो उसका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये देखना है। फिनोल का जो एसिडिक करेक्टर जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टाइप का, जो यहाँ पर फिनोल के जो फिनोक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर दे, मीन्स कि नीचे की तरफ ले आए और रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, तो फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा रहेगा। अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो फिनोक्साइड आयन के इलेक्ट्रॉन को नीचे आने नहीं देता, मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग टाइप का है, तो वो नेगेटिव चार्ज को ऊपर इंटेंसीफाई कर देता है, मीन्स बढ़ा देता है और फिनोक्साइड की स्टेबिलिटी को कम कर देता है और वो एसिडिक करेक्टर को भी डिक्रीज ही करेगा। तो सिर्फ वही फैक्टर जो है जो फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करता हो, जिसमें नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आ जाता हो, डिस्पर्स हो जाता हो, तो वही एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करता है। इस बात को आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना है, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि NO2 ग्रुप है, साइनो ग्रुप है, Cl ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, नीचे की तरफ ले आते हैं फिनोक्साइड आयन के नेगेटिव चार्ज को, तो ये उसको क्या कर देते हैं, स्टेबलाइज कर देते हैं। स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड दस इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, ये सब ग्रुप जो हैं, अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट हो फिनोल में तो ये एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरा नाइट्रोफिनोल इज स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल। तो इसको यहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि ये नाइट्रोफिनोल है इस टाइप से, ये सिंपल फिनोल से ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और एसिडिक करेक्टर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस तरह के ग्रुप जब लगे हों यहाँ पर तो आपको याद रखना है कि वो एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप के ग्रुप होते हैं, जैसे मिथाइल है, इथाइल है, ये NH2 ग्रुप है, OH है, मिथॉक्सी है, इथॉक्सी है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखने हैं एग्जाम में। यहाँ पर फिनोल पर कोई भी ग्रुप जो है साइड में लगा हो सकता है। अगर इस टाइप का ग्रुप है कोई, ये X की बजाय Y है सपोज, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल करता है, ये प्लस सा इफेक्ट जनरली प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन देना। तो इलेक्ट्रॉन किसी वजह से भी दे रहा हो, चाहे रेजोनेंस की वजह से दे रहा हो तो वो +R होता है, अगर वैसे इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है तो उसको +I बोलते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर देंगे तो इससे क्या होगा, फिनोक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज ऊपर ही रह जाएगा, वहाँ पर वो इंटेंसीफाई हो जाएगा, मींस इंक्रीज हो जाएगा। इससे फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि उल्टा घट जाएगी और फिनोक्साइड आयन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो फिनोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं, वो एसिडिक करेक्टर को आपको याद रखना है कि डिक्रीज करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना है कि इस तरह के सारे ग्रुप डिस्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन बाय इंटेंसीफाइंग द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। इंटेंसीफाइंग का मतलब है इंक्रीज करना नेगेटिव चार्ज को, एंड दस डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे कि पैरा मिथाइल फिनोल का एग्जांपल ले लेते हैं, मींस कि जो फिनोल है सिंपल, यहाँ पर मैं ऐसे फिनोल लिखता हूँ पहले, तो ये जो है ये तो एसिडिक है ही, और आपको याद रखना है कि अगर पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा है तो मिथाइल ग्रुप इस टाइप का है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप का, जो फिनोक्साइड आयन को डिस्टेबलाइज करता है। तो इसका मतलब ये एसिडिक करेक्टर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो पैरा मिथाइल फिनोल जो है फिनोल्स के कंपैरेटिवली लेस एसिडिक होगा। इसको याद रखना है कि पैरा क्रिजोल भी बोलते हैं एग्जाम में। इस तरह से एक बार क्रिजोल से क्वेश्चन आया था तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाए थे क्रिजोल है क्या, तो उसमें मिथाइल ग्रुप होता है फिनोल के साथ। इस तरह से ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है, आपको नोट करना है। फिनोल के एसिडिक करेक्टर से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट हैं, ये भी आप रीड कर सकते हैं। जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनोल की बात करें अगर, तो उसमें ये ऑर्डर रहता है
आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज कर देता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आपको याद ये रखना है कि पैरा पर वो ज़्यादा इंक्रीज करता है, ऑर्थो पर भी करता है, लेकिन मेटा पर कम इंक्रीज करता है। तो नाइट्रोफिनोल्स का एसिडिक करेक्टर फिनोल के कंपेरेटिवली इस ऑर्डर में रहेगा, ये आप नोट कर सकते हैं। और इस तरह से अगर मिथाइल फिनोल्स की बात करें तो आपको पता है उनको क्रिजोल बोलते हैं। मिथाइल ग्रुप जो है आपको पता है कि एसिडिक करेक्टर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो वो ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा डिक्रीज करता है, मेटा पे कम डिक्रीज करता है, लेकिन करता डिक्रीज ही है। तो मेटा पैरा ऑर्थो का ये ऑर्डर रहेगा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो ये भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी हो सकते हैं, तो ये आप लर्न कर लेना। और एक पॉइंट और है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथॉक्सीफिनोल। तो ये मिथॉक्सी ग्रुप जो है ये क्या करता है, ये आपको पता है कि अगर ये ऑर्थो या पैरा पर हो तो इस तरह से वो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसको प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देना किसी भी वजह से हो, चाहे प्लस आई की वजह से या प्लस आर की वजह से, तो वो एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज ही करता है। तो ये ऑर्थो और पैरा पर एसिडिक करेक्टर को क्या करता है, डिक्रीज करता है मिथॉक्सी ग्रुप प्लस आर की वजह से। लेकिन यही ग्रुप अगर मेटा पर हो तो फिर क्या हो जाता है, मेटा पर वो इलेक्ट्रॉन विड्रा करता है, मेटा पर रेजोनेंस नहीं हो सकती है, तो विड्रा करना ये एक माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई की वजह से एसिडिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मेटा मिथॉक्सीफिनोल का जो एसिडिक करेक्टर है वो फिनोल से ज्यादा ही होगा और ऑर्थो पैरा का कम होगा। ऑर्थो मिथॉक्सी जो फिनोल है इसका फिनोल के जैसा ही एसिडिक करेक्टर लगभग रहता है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि ये पीके वैल्यू दे रखी है। पीके वैल्यू के बारे में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अभी आपको इतना नोट करना है कि पीके वैल्यू किसी एसिड की जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो मेटा मिथॉक्सीफिनोल है इसका पीके वैल्यू आपको सबसे कम नजर आ रही है, इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। और ये कम एसिडिक होगा पैरा मिथॉक्सीफिनोल क्योंकि इसकी पीके वैल्यू ज्यादा है। और फिनोल और ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल का पीके वैल्यू तो एग्जैक्टली इक्वल है, तो इसलिए इनका एसिडिक करेक्टर भी ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है। तो ये जो मेटा पे मिथॉक्सी ग्रुप लगता है इसका एसिडिक करेक्टर माइनस आई इफेक्ट की वजह से ज़्यादा हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट शो नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है ये OCH3 मीन्स मिथॉक्सी ग्रुप एक्सर्ट ओनली माइनस आई इफेक्ट एट मेटा पोजिशन, जो यहाँ पे मैंने बताया, एंड नॉट प्लस आर इफेक्ट। ये यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। और एक बात ये भी आपको नोट कर लेनी है, जो मैं बता चुका हूँ कि स्मॉलर द पीके वैल्यू जितनी कम होगी स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, एसिड उतना ही स्ट्रोंग होगा। इसलिए फिनोल और जो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल हैं क्योंकि उनकी इक्वल है पीके वैल्यू, इसलिए वो एसिड इक्वली स्ट्रोंग हैं। तो ये पॉइंट्स जो आपको लास्ट में बताए गए हैं ये कॉम्पिटिशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये भी आपको लर्न कर लेने हैं।